नमस्कार, सत्ता के महासंग्राम के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बयान दिया। भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हम किसी एक वर्ग के लिए नहीं हो सकते और कांग्रेस मनमोहन सिंह के बयान की देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है पर माफी मांगे। बयान को निंदनीय बताते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस कुछ भी कहे लेकिन जो मैनिफेस्टो में लिख कर दिया है वो नहीं झुटलाया जा सकता है। मैं इस बात की निंदा भी करता हूं कि हम किसी वर्ग विशेष के लिए कैसी बात कर सकते हैं। सभी का संसाधन पे हक हो सकता है, केवल एक वर्ग का संसाधन पे हक होना ये कौन सी बात है। ये उसी प्रकार की बात है जो प्रधानमंत्री तत्कालीन उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सभी संसाधन पे हक अगर है तो मुसलमानों का है। ये बात बहुत निंदनीय है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मैनिफेस्टो में इस ढंग से कांग्रेस ने फिर इस बात को दोहराया है कि ये हम इस ढंग की बात की निंदा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बात के लिए कांग्रेस अब बजाय दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के वो देश से माफी मांगे कि उनका ये जो दृष्टिकोण है, अब वो लाख कुछ भी कहे लेकिन जो लिख करके दिया है उनके मैनिफेस्टो में वो कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव की इस बेला में जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस अब अपने ही मैनिफेस्टो पर घिरती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसी बातें जो मैनिफेस्टो में लिखी गई हैं उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अंशिका, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधा और साफ तौर पर कहा है कि जो भारत के संसाधन है या किसी भी प्रदेश के संसाधन है उस पर किसी एक वर्ग का हक कैसे हो सकता है। सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम जो है वो सरकारों का और पार्टियों का होता है। और उन्होंने मनमोहन सरकार के उस बयान को भी कोट किया और कहा कि जो संसाधन है उस पर पहला अधिकार एक वर्ग विशेष का। उन्होंने कहा यह बेहद आपत्तिजनक है और इस पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेता भले ही इस बयान को गलत तरीके से करार दे रहे हो, वो अपने तर्क दे रहे हो, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा गया है उसे झुटलाया नहीं जा सकता है। और मध्य प्रदेश के नागरिक इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। आने वाले चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के नेताओं को इस पर बयान पर माफी मांगनी चाहिए कि एक वर्ग का पूरे संसाधनों पर हक हो सकता है लेकिन सबके साथ मिलकर चलना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी मैनिफेस्टो यदि बनता है तो समाज के हर वर्ग हर पहलू के हिसाब से बनता है, लेकिन यदि आप वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है। ये आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस पर लगाया गया है। देखिए 2010 में जो मैनिफेस्टो मनमोहन सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया था उसी बयान को लगातार बीजेपी के तमाम नेता लगातार कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री रहते हुए कहा था। और मध्य प्रदेश में जो देश भर में जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का लॉन्च हुआ है उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया। ये कतई ठीक नहीं है। इसकी निंदा साफ तौर पर मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता है वो कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि मैनिफेस्टो में लिख गया है, इसलिए अब कांग्रेस तर्क न करे, सफाई जनता को ये बताए कि आखिर ये गलती क्यों की और गलती की है तो उसकी माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल। और तमाम ऐसी बातें हैं जो मैनिफेस्टो को लेकर की जा रही हैं, चाहे वो वादे हों या फिर तमाम ऐसी चीजें। सवाल यह है शैलेंद्र कि चुनावी माहौल में मैनिफेस्टो की एंट्री सियासत में होना क्या वोट प्रतिशत, वोटर्स और इन सब पर कुछ असर डालेगी? निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का घोषणा पत्र होता है वह उनका ये बात होती है, उनका रोड मैप होता है कि यदि आप उनकी पार्टी को चुनते हैं, उनकी पार्टी के सांसद को अगर आप चुनते हैं तो आने वाले 5 साल में उस इलाके के विकास के लिए, उस प्रदेश के विकास के लिए, उस देश के विकास के लिए आखिर उस पार्टी का क्या रोड मैप है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मैनिफेस्टो कि आखिर किस तरह का मैनिफेस्टो किस पार्टी ने दिया, चाहे वह बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या अन्य दूसरे राजनीतिक दलों का। और यदि मैनिफेस्टो में देखिए, आपको याद होगा कि मैनिफेस्टो की ही बातें होती हैं जिसको लेकर जनता बात करती है। देखिए बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि हमने सीए हटाने का वादा किया था, ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात कही थी, राम मंदिर बनाने की बात कही थी। ये सारी बातें जो मैनिफेस्टो में थी वो पूरी की गई। देखिए बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है तो न केवल आने वाले समय के लिए अपना काम बताए हैं बल्कि पिछले 10 साल में
क्या सरकार ने किया है ये बताया है। तो सीधे तौर पर ये कहें कि जो मैनिफेस्टो होता है किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का अपना एक लेखा जोखा होता है और उसमें जो बातें कही जाती हैं वही उन्हीं बातों को आगे चलकर जब सरकार में आप आते हैं तो उनको आगे बढ़ाते हैं। तो सीधे तौर पर कहें कि जो वोटर्स है उसको सीधे तौर पर ये मैनिफेस्टो इफेक्ट करता है। जो भी वोटर इसको पढ़ता है या जो समझता है, जैसे अगर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो सरकारी नौकरी देने की भी बात कर रहे हैं, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं, महिलाओं को, लेकिन अब यही मैनिफेस्टो तो अब यही मैनिफेस्टो जिसको लेकर अब कांग्रेस सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो इस पूरे मामले में अब तमाम बयान आ रहे हैं सामने। आपने प्रधानमंत्री का बयान सुना और अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मैनिफेस्टो को लेकर सवाल खड़े किए। आगे बढ़ेंगे, सतना की बात करेंगे। कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। प्रागेंद्र बागरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। रैगांव से कांग्रेस के विधानसभा के प्रत्याशी थे वो, आज बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। जेपी नड्डा के हाथों सदस्यता ले सकते हैं। जेपी नड्डा पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं। ये इस्तीफा आपको दिखा रहे हैं प्रागेंद्र बागरी, जिन्हें रैगांव से कांग्रेस ने विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था। शिवेंद्र बघेल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, किन कारणों के चलते इस्तीफा दिया गया? देखिए, सतना में कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं वे एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो प्रागेंद्र बागरी हैं, जो 2009 में रैगांव अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़े थे और सम्मानजनक वोट भी पाया था, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपमान महसूस करने की बात कह रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की नीति है उससे राष्ट्रहित प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में एक के बाद एक कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और आज दोपहर बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा जी, उनका सतना में चुनावी सभा है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उसी सभा में प्रागेंद्र बागरी बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और 9 लोकसभा क्षेत्रों में 127 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सोमवार को 14 अभ्यर्थी ने वापस नाम लिए हैं। मुरैना में 15, भिंड में 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ग्वालियर में 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। गुना में 15, सागर में 13, विदिशा में 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भोपाल में 22, राजगढ़ में 15 और बैतूल में 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 7 मई को एमपी की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। और अब बात उज्जैन की, जहां शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिल रहा है। पिछले 12 घंटे से आप देख रहे हैं तस्वीर, नदी में गंदे नाले का जो पानी है वो जाकर मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने धरना देकर विरोध दर्ज किया है। शिप्रा में डुबकी लगाकर इसकी शिकायत की है। एक तो गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से विरोध किया जा रहा है कि इसकी शुद्धता खत्म हो रही है। निश्चित रूप से पिछले 20 साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 10 साल से देश में सरकार है। यहाँ से माननीय सांसद जी इनके हैं, माननीय विधायक इनके, माननीय महापौर इनके, पार्षद इनके और माननीय सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे थे। बड़ी उम्मीद थी कि कुछ उज्जैन में परिवर्तन होगा और मां छिपरा मां शुद्ध होगी। आप सब लोग जागिए, लड़ाई कांग्रेस भाजपा की नहीं है, महेश परमार की लड़ाई नहीं है, हम सबके गौरव और सम्मान की लड़ाई है और मां छिपरा मां के अस्तित्व की लड़ाई है। आप सब लोग बाहर आइए। जय श्री महाकाल। जय। उज्जैन की शिप्रा नदी जो है मोक्षदायिनी कहा जाती है, लेकिन एक बार फिर शिप्रा नदी में गंदे नाले मिलने से आप देख सकते हैं कि ये सीवेज लाइन जो है यहाँ से गुजरी हुई है, जो फट गई है, जिसके कारण घाटों पर जो है गंदा पानी का अंबार लगा हुआ है और लगातार जो गंदा पानी निकल रहा है वो शिप्रा में मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के जो लोकसभा प्रत्याशी है महेश परमार, वो गंदे पानी में बैठ कर कड़ा आक्रोश जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो पानी जो शिप्रा में नहीं मिलना चाहिए था, जिसको लेकर साधु संत जो है आंदोलन कर रहे हैं और जो सरकार बार बार कह रही है कि शिप्रा को शुद्धिकरण करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस शिप्रा में एक बार फिर जो है गंदे नाले मिले हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त
जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो है महेश परमार इस वक्त गंदे नाले में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो इस पानी में बैठकर वो अपना आक्रोश जता रहे हैं और वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आखिर कब जो है माँ शिप्रा को मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि माँ शिप्रा जो है यहाँ जो स्नान करने आते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका यहाँ पे अस्थि कलश जो ठंडे किए जाते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन माँ शिप्रा खुद मोक्ष की इंतजार में बैठी है और आखिर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो माँ शिप्रा को मोक्ष की प्राप्ति दिलाएगा और कब आखिरकार गंदे नालों से माँ शिप्रा को जो है जो गंदगियों से दूरी मिलेगी। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से और अभी आप रिपोर्ट भी देख रहे थे। अजय, महेश परमार कहना क्या चाहते हैं कि शिप्रा नदी जो कि अपनी शुद्धता के लिए जानी जाती है, अब उसमें गंदा पानी डाला जा रहा है, लेकिन जब उसमें गंदा पानी छोड़ा जा रहा है तो महेश परमार उसमें क्या कर रहे थे? जी देखिए, जिस तरीके से माँ शिप्रा जो है मोक्षदायिनी कही जाती है और 2004 के सिंहस्थ के समय भी इसको जो है शिप्रा को जो है सीवरेज लाइन से अलग किया गया था, क्योंकि इंदौर का जो खान नदी का नाला है वो इससे आके मिलता है, तो उसको दूर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा करके एक सीवरेज लाइन डाली गई थी। वहीं उज्जैन शहर के भी नालों के लिए जो है सीवरेज लाइन डाली गई थी जिससे गंदा पानी जो है शिप्रा में ना मिले। लेकिन इसके बावजूद भी समय समय पर देखने में आता है कि नदी के आसपास जो सीवरेज लाइन गुजर रही है वो ओवरफुल हो जाती है, जिसके कारण उसका गंदा पानी जो है नदी में मिलता है, जिसके कारण जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसे में आज जो है महेश परमार शिप्रा के घाट पर पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने जो है शिप्रा के मिल रहे गंदे नालों में बैठकर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। इसी के साथ शिप्रा में डुबकी लगाकर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से शिप्रा को बचाने की बात की जा रही है, स्वच्छता की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन उस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर लगातार जो है आंदोलन करती रहेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात ग्वालियर की करेंगे। ग्वालियर में बीजेपी नेता से मारपीट के मामले में कई लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। बीजेपी नेता राजा भैया गुर्जर से मारपीट की गई थी और अब मारपीट करने वाले दोनों ही भाई को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक आरोपी शैलेंद्र तोमर नाम बताया जा रहा है और दूसरा आशु तोमर, दोनों ही भाई हैं। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। महाराजपुरा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार रात बीजेपी नेता के साथ मारपीट हुई थी। और अब बात खरगोन की करेंगे, जहां बस और ट्रक की टक्कर हो गई। मुंबई आगरा हाईवे पर ये टक्कर हुई है। दुर्घटना में 20 यात्री घायल हुए हैं। ड्राइवर सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। धार के धामनौद उन्हें रेफर किया गया है। बस में 52 यात्री सवार थे। खलटांका पुलिस चौकी के पास का मामला बताया जा रहा है। अच्छा, जो बस ही जो हंस ट्रेवल से की है, हाँ, बॉम्बे से इंदौर जा रही थी। अच्छा, ओवरटेक करने में ट्रक को उन्होंने मारी। अच्छा, पुल से नीचे गिरते गिरते बची। कितने लोग घायल हुए, क्या कुछ? 9 लोग घायल हुए, जिसमें 3 की हालत ज्यादा गंभीर है। ड्राइवर वगैरह? ड्राइवर का पैर कट गया है। अच्छा, और एम्बुलेंस को फोन लगाया, एम्बुलेंस से आई है, सबको धामनौद हॉस्पिटल में एडमिट किया। धार में भोजशाला का 33वें दिन भी सर्वे जारी है। हिंदू मुस्लिम पक्षकार सहित मजदूर मौजूद हैं। आज भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। बड़ी संख्या में शामिल होंगे श्रद्धालु। सर्वे में एएसआई के नए अधिकारी भी शामिल हुए हैं। एक्सपर्ट शिलालेखों की जांच कर रहे हैं। केमिकल से शिलालेख स्तंभ की सफाई हुई है। लिखावट की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, फोटोग्राफी कराई जा रही है और कुछ केमिकल्स के जरिए भी जांच चल रही है। टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर मतदाता से एक अपील। इस बार देश के साथ कोई समझौता नहीं। इस चुनाव में वोट जरूर करें। लोकल चाय है, काफी सस्ती है और कम प्राइस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज। आप टाटा टी प्रीमियम दो, बाकी सब चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन चाय में नो चांस। चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, बिना कॉम्प्रोमाइज के जो बनी है। बढ़िया क्वालिटी वाली टाटा टी प्रीमियम। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।